सब के बाद भी यह मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव ने उस समय यदि चाहा होता, मुझ पर एक महिला के माध्यम से बलात्कार का मुकदमा लिखवाया गया था, अगर उन्होंने चाहा होता तो पलक झपकते मुझे अरेस्ट करवा लिया होता, क्योंकि वहाँ पर एक महिला का बलात्कार का आरोप था, लेकिन नहीं मैं अरेस्ट कराया गया। तो इतना भर मैं इस बात को मानूंगा कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज की उतनी उन्होंने कि मुझे कौन चूज़ करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बोलेंगे भैया तुम दूर रहो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि मुझे चूज़ करना हो और वह भी तैयार हो, तो मैं निश्चित आज की तारीख में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो मौजूदा जिन बातों को लेकर लड़ रही है, मैं उधर ही जाना पसंद करूंगा आज की जो स्थिति है। पहले इंजीनियर, फिर आईपीएस अधिकारी, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और अब राजनेता, 4 पहचानों एक क्रम के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ जी। आप गोरखपुर आए हुए हैं, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जी नमस्कार सर। अब राजनीति में आ गए हैं, राजनीतिक पार्टी का आपने गठन कर लिया है, लेकिन इससे पहले भी तमाम फेजेस से आप गुजरे हैं। आपने प्रशासनिक मतलब पुलिस विभाग में काम किया है। अब राजनीति में आने का पहले तो क्या उद्देश्य है कि क्यों इन सब कामों को करने के बाद क्यों लगा कि अब राजनीति में जाकर ही सब कुछ ठीक हो सकता है, क्या वजह रही? देखा जाए, यह मैं इस भ्रम में नहीं रहता हूँ कि फला चीज़ ही श्रेष्ठतम है और उससे निर्वाण की स्थिति मिल रही है। तुलनात्मक रूप से क्या बेहतर हो सकता है जिसके माध्यम से मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं, यह चीज़ मेरे लिए चिंतन का विषय हमेशा रहा। और कई बार चीज़ें रियलाइज होती हैं। मैंने सोशल एक्टिविस्ट भी लंबा काम किया, उससे पहले पुलिस में काम किया, अभी मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज हमें लग रहा है कि हो सकता है हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से लोगों को श्रेष्ठतम ढंग से मदद कर पावें। उसका एक कारण यह लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, जो हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, लोकतंत्र है, उसमें राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक कार्य सबसे प्रमुख स्थान पाए हैं। सर्वोच्च जितने सामाजिक स्थान हैं, संवैधानिक स्थान हैं, वो सारे राजनीतिक हैं। तो उस राजनीति की बेहतरी के लिए राजनीति के माध्यम से कुछ कर पाना निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए बेहतर होगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं आपके सामने यह खुल के कहना चाहूँगा कि मतलब मैं एक लंबे समय से मैं राजनीति में आने से मैं इस कारण से मैं कह सकता हूँ मैं डरता था, क्योंकि मुझे भी हर आदमी यही कहता था कि भाई तुम्हारे पास जब तुम पैसे खर्च करोगे नहीं, जब तुम गलत काम करोगे नहीं, तो तुम राजनीति नहीं कर पाओगे। तो इस बात को लेके एक हमेशा चिंता मेरे में भी रहती है। कैसे करेंगे जब आपका भी ये मानना है कि गलत जो नहीं करता है वो राजनीति नहीं कर सकता है, आपके सलाहकारों ने भी कहा, तो फिर कैसे करेंगे राजनीति? नहीं, मेरी बात एक्चुअली संभवतः मैं पूरी बात नहीं बोल पाया। मैंने कहा कि ऐसा मैं सोचता था, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने सच को जान लिया था। तो वह जो दिमाग में एक भय था कि संभवतः उसके कारण मैं राजनीति नहीं कर पाऊँगा, उस चीज़ को समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ और मैंने जाना। और अब मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से समझ रहा हूँ कि राजनीति आज की तारीख में शून्य धन से हमारी पार्टी हम लोगों ने शुरू की है और कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं हो गई है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तमाम अब मतलब जो यहाँ पर कुछ पार्टियाँ जो ऑलरेडी सरकार में हैं या रही हैं, वो हमारे लोगों को तोड़ने के चक्कर में पड़ गई हैं कि भाई इनके कार्यकर्ता ले लिए, इनके पदाधिकारी ले लिए जाएं। तो मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं हम इतने अल्प समय में यदि हम इतनी पहचान बनाने लगे हैं कि वो पार्टियां जो सालों से काम कर रही थी हमारे कार्यकर्ताओं को लेना चाह रही हैं, और वह भी हमें कोई कहीं से धन, कहीं से संपदा, कहीं से ये नहीं, अपने मेहनत से और ज़मीन पे उतर के लोगों के लिए कार्य करके यदि हम कुछ कर पा रहे हैं, पहचान बना पा रहे हैं, तो मेरे अंदर यह बात दिनों दिन दृढ़ एक मंतव्य बन रहा है। और अपनी पुरानी बात, अपनी गलती पर मुझे एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब हम बिना धन के भी अपने लोगों के माध्यम से, साथियों के माध्यम से हम राजनीति कर पाएंगे, और मैं ये कर भी रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि इससे निश्चित रूप से हम यदि कोई मैं कहूँ अथाह परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव हम निश्चित करेंगे और उसकी हमें खुशी हो रही है। आपको नहीं लगता आपने बहुत देर कर दिया? आप जो है
पहले ही आपको और शुरू करना चाहिए था। और दूसरा सवाल ये है कि आप गोरखपुर में राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर उनके बाद अगर कुछ बचता है तो संजय निषाद बैठे हुए हैं, वो निषादों के गढ़ में बैठे हुए हैं। आप यहाँ किस तरह से अपनी राजनीतिक ज़मीन खोज रहे हैं? देखिए, 2 प्रश्न है। पहला का उत्तर है कि जैसे कि ये सही है, उसका एक ही उत्तर है कि देर आए दुरुस्त आए। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मतलब कभी कुछ नहीं करता उससे बेहतर है कि देर कर दी। ये बात सही है, जो हकीकत है वो हकीकत है, लेकिन अभी आ गए यह भी एक हकीकत है। उसका अफसोस करने से बेहतर है कि अब आके हम उसको बेहतरी से और शिद्दत से लग जाएं। तो मैं अफसोस करने में विश्वास नहीं करता। ज़िंदगी जिस रास्ते ले जाती तो आज उसने सही जगह ले आया मैं हूँ। अब मुझे उसका अफसोस नहीं कि मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया। एक तो ये। दूसरा जो है कि मैं गोरखपुर में ही राजनीतिक ज़मीन तलाश रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। एक समय मैंने कहा था, जो मुझे 7 महीने। आपके करियर की शुरुआत भी गोरखपुर से हुई थी? जब IPS आप पहली बार पोस्टिंग आपकी यहीं हुई थी गोरखपुर में? जी, गोरखपुर से हुई थी। और गोरखपुर में मैं भी युवा था और जो मुख्यमंत्री जी युवा थे, उनके कई युवापन के हमने जो है मैंने चश्मदीद उसका साक्षी रहा हूँ। तब योगी जी से संबंध थे आपके? अच्छे संबंध बुरे संबंध प्रश्न नहीं है, लेकिन योगी जी के कार्यों को मैंने उस समय भी देखा था। इसीलिए योगी जी अपनी ओर से जो दावा करते हैं कि वो क्या व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं, और योगी जी को जो मैंने देखा है उसका जो अंतर है, मैं उस अंतर को मैं नहीं भूल पाऊँगा। मैं मतलब उन दावों के लौ में मैं नहीं बह पाऊँगा, क्योंकि आँखों से देखी हुई चीज़, अपने आप से समझी हुई चीज़ ज़्यादा असर करती है बनिस्बत कि किसी व्यक्ति के स्वयं के दावे के। उनके दावे किसी घटना क्या, किसी को आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या आपने देखा? ऐसे दसियों घटनाएं हैं। जब आप लोग पचरुखिया कांड से आप लोग अवगत हैं, तमाम और घटनाओं से अवगत हैं। कई जगह मुझे स्मरण है, कुछ घटनाएं मेरे सामने घटी हैं, कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, जब कानून व्यवस्था के प्रति उनका जो वास्तविक मंतव्य उस समय था, यानी कि कानून के व्यवस्था के प्रति कोई आस्था न होना और कानून व्यवस्था को पूरी तरह धज्जियों के रूप में समझना। उनका मैं चश्मदीद रहा हूँ, उनका मैं भुक्तभोगी रहा हूँ। और 2007 में मैं SP महाराजगंज था तब, उससे पहले SP देवरिया था तब, ASP गोरखपुर था तब, SP बस्ती, ये सब उनके क्षेत्र रहे हैं और वहाँ लगातार हमने उन चीज़ों को देखा है। समय वक्त व्यक्ति को मतलब वो एक आडंबर दे देता है, लेकिन जो हकीकत जानता है वो उस हकीकत से कैसे अलग हो सकता है। तो उस समय आप पुलिस विभाग में थे, आपने क्या, अगर आप जिस हिसाब से बता रहे हैं तो क्या एक्शन लिया आपने, क्या कार्रवाइयाँ की? कुछ हमने कार्रवाइयाँ की, तमाम मामलों में कार्रवाइयाँ की। उन कार्रवाइयों को लेके जिसको जो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि कानून का उल्लंघन हो, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कानून का पालन हो, तो एक जो स्वाभाविक तनाव की स्थितियाँ आती हैं, वो स्वाभाविक तनाव की स्थितियाँ आई और मैंने वो एक्शंस भी लिए, वो सब डॉक्यूमेंट पे हैं। उन एक्शंस को विथ डॉक्यूमेंट मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। यानी कि लड़ाई 2002 बहुत पुरानी है, ये कह सकते हैं? लड़ाई, मैं उसको लड़ाई नहीं मानता। मुझे हमेशा लगा कि मैंने कानून की, अब कुछ चीज़ें मैं अब चूँकि अभी मैं आपके सामने मैं उन चीज़ों को सामने लाऊंगा। मैं इन विषयों को लिपिबद्ध भी कर रहा हूँ, जो हमारे इंटरेक्शंस हुए उनको मैं बाकायदा लिपिबद्ध कर रहा हूँ और वो आपके लिए भी, मतलब आपको भी मैं उसकी एक प्रति दूँगा। किस तरह के इंटरेक्शन? इस प्रक्रिया में जो उनकी हकीकतें देखी थी, उनको मैं एक पुस्तक, एक लघु पुस्तक के रूप में मैं लिपिबद्ध कर रहा हूँ। योगी जी के ऊपर? योगी जी के ऊपर नहीं, योगी जी के जो इंटरेक्शंस हुए उनके ऊपर। मतलब सिर्फ योगी जी या और बाकी अन्य लोगों को भी शामिल कर रहे हैं उसमें? अन्य लोगों को भी शामिल कर रहा है, पूरे कई लोग? हाँ, कई लोग शामिल कर रहे हैं। लेकिन एक इनके ऊपर एक चैप्टर निश्चित रूप से रहेगा, जो चूँकि अब यह जो है नामचीन व्यक्ति भी हो गए हैं और ये कहते भी हैं, तमाम दावे करते हैं। मैंने जो हकीकतें देखी थी उनको मैं निश्चित लिपिबद्ध कर रहा हूँ और शीघ्र ही आपके सामने लाऊंगा। हमारा मूल सवाल यही था कि योगी आदित्यनाथ के शहर में आप जो है राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं। यहाँ तो कहा जाता है कि योगी जी का गढ़ है। और देखिए, मैं बहुत सीधी बात कहूँगा और खुल के कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी अत्यंत ही सफल राजनेता हैं। मेरे कह देने मात्र से मैं फूहड़ कहलाऊँगा, कह दूँगा कि उनके कोई ज़मीन नहीं है। उनकी बहुत, और वो आज से नहीं सालों से है सफल। लेकिन सफल राजनेता होना, जैसे कि सफल राजनेता एक पॉलिटिशियन होना और एक स्टेट्समैन होना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप यू हैव हैड स्वे,
पब्लिक से आप करा ले पा रहे हैं, लेकिन क्या आप पब्लिक के लिए सही ढंग से पब्लिक को सही चीज़ें बता रहे हैं? पब्लिक को बरगला तो नहीं रहे हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप अत्यंत ही सफल राजनेता रहे, तमाम इतिहास में तमाम लोग बहुत ज़्यादा सफल रहे, और लेकिन वह सफलता किन बुनियादों पर रही? आप अगर ताकत में, जो ताकत में रहता है, इतिहासकार उसके कसीदे करता है, और हमारे जैसे लोगों को जाहिर सी बात है सजाएं मिलती हैं। जो भाई जो सच बोलता है या उनकी इच्छा के विरुद्ध बोलता है, वो हमेशा से कोप भाजन रहता है, और जो मान लीजिए जो कसीदे कसता है उसे राजपाठ मिलता है, वो राजकवि बनता है। लेकिन आपकी जो वास्तविकताएं हैं, तमाम लोगों की जो वास्तविकताएं हैं, क्या आप स्टेट्समैन भी रहे हैं? मेरा स्पष्ट मानना है कि इसका एक ही उत्तर है नहीं। आप जो है सफल राजनेता रहे हैं, बहुत ही सफल राजनेता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप भविष्य में भी हो सकता है सफल रहें। लेकिन स्टेट्समैन, मेरी इच्छा होगी, मैं चाहूँगा कि जो क्षमता आप में रही, अद्भुत क्षमताएं रहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का, उसका स्टेट्समैन के रूप में इस्तेमाल करते। लेकिन आपने हमेशा जोड़ तोड़ फोड़ करना में विश्वास किया। तो आपको आपके रहते हुए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जिससे चाहिए उससे अपने कसीदे कसवा लीजिए। लेकिन जब समय बदल जाएगा तब तमाम लोगों के आपने देखा सद्दाम हुसैन की मूर्तियां धड़ाधड़ गिर रही थी इराक में, आपने देखा लेनिन की मूर्तियां गिराई गई वहाँ पे। तो आप फोर्स के बल पे अपने कसीदे कसवा सकते हैं, लेकिन इतिहास बेरहम होता है। जब आप आज की तारीख में जब आप अकबर महान जैसे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने का हक रखते हैं, अकबर महान के समय यदि आप रहे होते तो आपकी आवाज़ नहीं निकल पाती, किसी की नहीं निकलती थी। लेकिन आज अकबर महान नहीं है इस देश में, आप उनको कह रहे हैं कि वो महान ही नहीं है। आप मानते हैं महान? मैं अकबर को एक महान नेता मानता हूँ, व्यक्ति मानता हूँ, महान शासक मानता हूँ। जो कुछ इतिहास उनके बारे में बताता है, मैं मानता हूँ कि यदि इनकी पार्टी या ये स्वयं उनको जो डेनिग्रेट कर रहे हैं या उनके बारे में अनुचित कह रहे हैं, तो यह भी उनके व्यक्तित्व के उसको दिखाता है, एक में लघुता को दिखाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को, अब जैसे देखिए लोग रोज सिलेबस ही निकाल रहे हैं, कह रहे हैं ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसा है, मैंने आपको क्या कहा, जो शासक होता है वह कुछ भी कर लेता है, लेकिन यह ईश्वर की महानता है कि वह किसी के हाथ में परमानेंट राजपाट नहीं देता। इसी देश में जब अकबर थे, अकबर भी शासक रहते, इनसे कई गुना प्रभावशाली रहे होंगे। तो जब उतने प्रभावशाली व्यक्ति को तुम एक लाइन में कह रहे हो कि महान नहीं है, तो कल को आपके बारे में भी दूसरा आदमी एक लाइन में कह देगा कि वो शासक ही नहीं थे, मुख्यमंत्री ही नहीं थे। ये कौन बड़ी बात है? अच्छा, आप कई मुद्दों पर इस सरकार का विरोध करते रहते हैं लंबे समय से। इसके पहले जो सपा सरकार थी, मुलायम सिंह यादव के साथ भी आपकी जो शुरुआती 2015 में जो आपके ऑडियो वायरल हुए थे, सपा सरकार के भी आप आलोचक माने जाते हैं। उसके बाद से भाजपा सरकार के भी दो ध्रुव हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति के, एक सपा और दूसरा वर्तमान में सपा और भाजपा। आप दोनों फिट नहीं बैठते हैं, फिर आप किधर जाएंगे? अगर पॉलिटिकल जगह कहाँ तलाश रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं जगह तलाशने में ही विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो, एक हो जैसे मैंने बार बार कहा, एक हो कि मुझे बहुत बड़ी जगह मिल जाए और बहुत बड़ा लीडर बन जाऊं, और दूसरा हो कि मैं सच के लिए अब शहीद हो जाऊं। तो मैं हमेशा दूसरे ऑप्शन को मैंने हमेशा से चुना है, वह मेरी इच्छा हमेशा वहाँ बसी है, एक चॉइस मेरा वही है। तो सच बोलूं, जो सही लगे मुझे सही लगे, मेरा सही कोई दूसरा सही ना माने, ये हो सकता है। तो ज़मीन तलाशने के इतनी व्यग्रता मुझे नहीं है। राजनीति के माध्यम से सच्चाई जो मुझे लगती है वो सामने ला पाऊँ, यह मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। इसमें गोटी में फिट हो, उसमें फिट हूँ, सांसद बनूँ, विधायक बनूँ, यह मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है बनने को। अरे भाई, मान लीजिए मैं जब कहता हूँ, जब ऐसे ऐसे व्यक्ति बन गए, जब कोई बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जा रहा। तो दोनों पार्टियों में अगर आपको चूज़ करना हो, आसान मतलब सीधे मुद्दे पर आए तो क्योंकि आप उसके भी आलोचक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी आलोचक रहे हैं, दोनों में से अगर एक चूज़ करना हो तो किसे करेंगे? अगर अभी आपको ऑप्शन मिले दोनों से? मैं बहुत सीधी बात कहूँगा कि यदि, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मुझ जैसे प्राणी को जल्दी कोई जो है इनमें से कोई, मैं किसको चूज़ करूँगा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन मुझे चूज़ करेगा। अगर दोनों में से आप पूछा जाए, क्योंकि दोनों सरकारों के आप आलोचक रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कौन चूज़ करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बोलेंगे भैया तुम दूर रहो,
ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि मुझे चूज करना हो और वह भी तैयार हो तो मैं निश्चित आज की तारीख में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो मौजूदा जिन बातों को लेकर लड़ रही है मैं उधर ही जाना पसंद करूंगा आज की जो स्थिति है। लेकिन राजनीतिक मामलों में मैं इतना स्पष्ट कह दूं कि स्थितियां, मैं आलोचक तब था जब ये सत्ता के दंभ में थे और वही काम कर रहे थे जो आज ये कर रहे हैं। जब सत्ता का दंभ टूटा तो अभी सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो अब उस बात का अफसोस है कि मुलायम सिंह के साथ इस तरह से? नहीं, अब मुलायम सिंह जी के मामले में मुझे अफसोस किस बात का है? उन्होंने, मुझे आज भी लगता है कि मैंने उसमें कोई गलती नहीं की। उनको अगर इस कारण अगर उनको लगता है कि नहीं योग्य है तो वो उनका आउटलुक है। मैं अपनी उस एक्टिविटी को गलत नहीं मानता, किसी कीमत पे नहीं मानता, कभी नहीं मानूंगा। हाँ, यह ज़रूर है कि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि सब के बाद भी यह मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव ने उस समय यदि चाहा होता, मुझ पर एक महिला के माध्यम से बलात्कार का मुकदमा लिखवाया गया था, अगर उन्होंने चाहा होता तो पलक झपकते मुझे अरेस्ट करवा लिया होता, क्योंकि वहां पर एक महिला का बलात्कार का आरोप था। लेकिन नहीं, मैं अरेस्ट कराया गया। तो इतना भर मैं इस बात को मानूंगा कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उतनी उन्होंने इज्जत रखी, उस बात का मैं सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है, वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, उससे अधिक डेमोक्रेटिक है, उससे अधिक जो है? मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि मैंने अपने मामले में देखा कि कम से कम मुझे अरेस्ट नहीं किया गया। मैं चुटकी बजाते अरेस्ट हो सकता था, मुझे नहीं किया गया। 1.5 साल तक 2 साल तक नहीं किया गया। तो जबकि यहाँ पर FIR दर्ज होने के पहले मुझे अरेस्ट कर लिया गया, यह जानते हुए कि अगर वो महिला सही भी कह रही थी तो उन्होंने 8 लोगों के नाम लिए थे। एक आदमी को आपने FIR किया, एक आदमी को FIR दर्ज होने से पहले अरेस्ट कर लिया। तो यह गुनाह उन्होंने नहीं किया, जो नहीं किया उसको मैं क्यों नहीं कहूँगा। यानी क्या मान रहे हैं कि सपा जो है ज़्यादा नज़दीक है डेमोक्रेटिक के, और आप जो ऐसा मुझे अपने एक्सपीरियंस से निश्चित रूप से लगा। अच्छा, अब आप वापस आते हैं आपकी राजनीतिक जो है उस पर, पार्टी का गठन कहाँ तक पहुँचा है, कितने जगहों पर आपने, क्या पदाधिकारी, कितनी संख्या है? हमारी पार्टी, क्या स्वरूप है? हमारी पार्टी धीरे धीरे ही बढ़ रही है, कोई हम अचानक नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह एक दुष्कर क्षेत्र है, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, हमें खुशी है कि हम अपना काम कर रहे हैं, और इस बात की हमें खुशी है कि लोग हमसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हम अपने बुनियादी उसूलों के साथ चलना चाह रहे हैं। क्या मोटिव है आपकी पार्टी? जैसे हर पार्टियां कुछ ना कुछ स्लोगन और कुछ ना कुछ अपना आइडियोलॉजी लेकर चलती है, हमारी पार्टी का क्या मुख्य मोटिव यही है कि अन्याय का विरोध, अत्याचार का विरोध और भ्रष्टाचार का विरोध। हमारी पार्टी के 3 यही बुनियादी मुद्दे हैं, और जहां भी जिस मौके पे ऐसा दिखता है हम उसका विरोध करेंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है वो भी तो भ्रष्टाचार का विरोध कहती है कि हम भ्रष्टाचार के विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्यों ना आप उसी में उसके तरफ गए, क्यों अलग पार्टी बनाए? देखिए, मुझे लगता है कि, और ये बात मुझे लगता है कि देर सवेर सामने आएगी कि आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी अपनी हकीकत सामने रख दी, विशेष करके जो सिसोदिया कांड हुआ और सत्येंद्र जैन कांड हुआ। यह इतनी बात में भारतीय जनता पार्टी के, जो इसे कई बार मैंने देखा है कि गृह मंत्री ने भी कहा कि भाई क्यों नहीं जाके अपना FIR क्वैश करा लेते हैं कोर्ट से। ये बात सही है। साल भर से सत्येंद्र जैन को बिल नहीं मिला और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं? अगर जिस दिन आपने साल भर उनको क्यों पाले रखा मंत्री के रूप में, आपने उसी दिन क्यों नहीं बर्खास्त किया? अच्छा, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में आप सक्रिय रहे हैं, चाहे वो IPS के तौर पर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, अभी राजनेता के तौर पर भी। माना जाता है कि यहाँ पर जातिगत फैक्टर जो है वो ज़्यादा हावी होता है और उसमें जो फिट बैठता है वही शासन करता है, चाहे वो मायावती की सरकार, मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ऐसे में आप एक नया आइडियोलॉजी लेकर आए हैं, कितना सफलता की उम्मीद है, क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको बार बार कहा, मैं सफलता के बुनियादी चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। मुझे यह करना है, मुझे ये लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे इन चीज़ों को लोगों तक ले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व है, मैं उसको कर रहा हूँ। तो चुनाव में 2024 में जा रहे हैं? 2024 में मैं भी शिरकत करूँगा। हम अपनी पार्टी के अधिक से अधिक प्रत्याशी भी लाएंगे। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।